राज्य का नाम सुरगढ़ था और यहाँ का राजा विक्रांत सिंह अपने सनकी स्वभाव के लिए दूर दूर तक कुख्यात था। वह क्रोधी था, अहंकारी था और अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता था। दरबार में कोई भी उसके सामने सिर उठाकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। उसकी रानी वैदेही बहुत ही कोमल हृदय की थी। वह प्रजा का दुख दर्द समझती थी, लेकिन राजा के आगे उसकी एक नहीं चलती थी। महल की चारदीवारी के भीतर रानी वैदेही किसी पिंजरे में बंद पंछी की तरह थी। राजा की सनक कब किस पर कहर बनकर टूट पड़े यह कोई नहीं जानता था। कभी वह यूं ही अपने सेनापति को दंड दे देता तो कभी रसोइयों को कैद में डाल देता। वह चाहता था कि हर कोई उसकी इच्छा के अनुसार चले, चाहे वह महल हो या पूरा राज्य। रानी वैदेही ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार राजा उसे डपटकर चुप करा देता। धीरे धीरे महल में उसकी स्थिति एक लाचार स्त्री की तरह हो गई, जिसे बस सुनना था, सहना था, पर कुछ कहना नहीं था। एक दिन राज्य में सूखा पड़ा। किसान भूखे मरने लगे, पशु पक्षी भी त्राही त्राही करने लगे। रानी ने हिम्मत जुटाकर राजा से कहा, महाराज, प्रजा बहुत कष्ट में, हमें अन्न भंडार खोल देने चाहिए ताकि कोई भूखा न मरे। राजा विक्रांत सिंह हंस पड़ा। उसकी हंसी में क्रूरता थी। उसने कहा, अगर मैं अपने भंडार प्रजा में बांट दूं तो राजा और प्रजा में क्या फर्क रहेगा? मैं किसी को मुफ्त में कुछ नहीं दूंगा। रानी के हृदय में पीड़ा उठी। उसने पहली बार अपनी बेबसी को पीछे छोड़ा और महल की चौखट लांघकर सीधे प्रजा के बीच जा पहुंची। उसने अपने गहने बेच दिए, अपना निजी धन निकाल दिया और भूखे लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था कर दी। राजा को जब ये पता चला तो उसका पागलपन और बढ़ गया। उसने क्रोध में आकर दरबार बुलाया और पूरे राज्य के सामने रानी को अपमानित करते हुए कहा, तुम मेरी अनुमति के बिना यह सब नहीं कर सकती। एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति की आज्ञा माने, न कि राज्य के मामलों में दखल दे। रानी वैदेही की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रही। उसने दृढ़ स्वर में कहा, राजा वह नहीं होता जो अपने स्वार्थ के लिए प्रजा को तड़पते देखे। राजा वह होता है जो अपनी प्रजा को अपने परिवार की तरह माने। दरबार में सन्नाटा छा गया। किसी ने कभी रानी को इस तरह बोलते नहीं सुना था। राजा विक्रांत सिंह का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने रानी को महल में नजरबंद करने का आदेश दे दिया। रानी को महल के एक अंधेरे कक्ष में बंद कर दिया गया। बाहर प्रजा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। सूखा अब भी था, भूख अब भी थी, लेकिन अब उनके पास वह हाथ नहीं था जो उनकी मदद कर सके। इसी बीच एक और विपत्ति आई। राज्य के रूसी शासक ने सुरगढ़ पर हमला कर दिया। राजा विक्रांत सिंह को युद्ध के लिए जाना पड़ा। वह अपने अहंकार में सोचता था कि वह अपराजेय है, लेकिन इस बार उसकी सनक उसके लिए घातक साबित हुई। युद्ध में उसकी सेना बिखर गई और उसे बंदी बना लिया गया। अब सुरगढ़ का कोई शासक नहीं था। प्रजा भयभीत थी। उसी समय एक संदेशवाहक रानी वैदेही के पास आया और उसे राजा की हार की खबर दी। रानी के सामने अब दो रास्ते थे, या तो वह महल में बैठी रहे और अपने दुर्भाग्य को कोसे, या फिर वह अपनी शक्ति को पहचाने और राज्य को संभाले। उसने दूसरी राह चुनी। उसने अपने नजरबंदी वाले कक्ष का दरवाजा तोड़ा, महल से बाहर आई और सीधे राजसिंहासन तक पहुंची। प्रजा ने जब उसे देखा तो हर कोई उसकी जय जयकार करने लगा। रानी ने सेना को पुनर्गठित किया। उसने राज्य के अनुभवी योद्धाओं को इकट्ठा किया और युद्ध के लिए कूच किया। वह जानती थी कि यह लड़ाई सिर्फ अपने पति के लिए नहीं, बल्कि उस राज्य के लिए थी जो अब तक राजा की सनक के कारण पीड़ित था। रानी वैदेही युद्ध के मैदान में उतरी तो उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई संशय। उसने पहली बार अपनी शक्ति को पहचाना था। राज्य के वे योद्धा जो राजा विक्रांत सिंह की सनक के कारण निराश हो चुके थे, अब पूरी निष्ठा से रानी के पीछे खड़े थे। युद्ध भूमि में दुश्मन सेना ने जब देखा कि सामने कोई पुरुष राजा नहीं बल्कि एक स्त्री खड़ी है, तो वे हंसने लगे। लेकिन यह हंसी अधिक देर तक नहीं टिकी। रानी ने अपनी सेना को संगठित किया और एक ऐसा युद्ध कौशल दिखाया जिसे देखकर शत्रु पक्ष हतप्रभ रह गया। वह केवल एक रानी नहीं, बल्कि एक रणचंडी बन चुकी थी। उसकी तलवार हवा में लहराती और दुश्मन की पंक्तियों में हलचल मचा देती। युद्ध कई दिनों तक चला। धीरे धीरे शत्रु पक्ष कमजोर पड़ने लगा। आखिर वह घड़ी भी आई जब शत्रु राजा को रानी के समक्ष हथियार डालने पड़े। रानी वैदेही ने जब उसे बंदी बनाया तो उसने क्रोध में कहा, मैंने सोचा था कि यह राज्य तुम्हारे सन की पति के कारण बिखर जाएगा, लेकिन तुमने ये कैसे कर दिखाया?
रानी ने शांत स्वर में कहा, शक्ति केवल क्रोध में नहीं होती, न ही अत्याचार में। शक्ति उस सत्य में होती है जिसे स्वीकार करने का साहस सबके पास नहीं होता। शत्रु राजा को पराजित करने के बाद रानी सीधे उस कक्ष में पहुंची जहां राजा विक्रांत सिंह बंदी था। जब राजा ने अपनी पत्नी को विजेता के रूप में देखा तो उसे अपने अहंकार का भार महसूस हुआ। उसकी आंखों में पहली बार लज्जा झलक रही थी। रानी ने उसे देखा और कहा, तुम्हारा राज्य अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है, लेकिन क्या तुम सच में इस राज्य के योग्य हो? राजा विक्रांत सिंह ने पहली बार अपना सिर झुका लिया। वह समझ चुका था कि राजपाट केवल ताकत से और बुद्धिमानी से चलता है, लेकिन क्या अब बहुत देर हो चुकी थी? क्या वह अपने किए का प्रायश्चित कर सकता था? रानी ने प्रजा के सामने जाकर घोषणा की, अब यह राज्य किसी एक व्यक्ति की सनक से नहीं चलेगा, यह प्रजा का राज्य होगा और इसका हर निर्णय प्रजा के हित में लिया जाएगा। राजा विक्रांत सिंह ने पहली बार दरबार में रानी के आगे सिर झुकाया। वह समझ चुका था कि असली शक्ति सत्ता में नहीं बल्कि सच्चाई में होती है। राजा विक्रांत सिंह ने अपनी पूरी जिंदगी सत्ता के मद में बिता दी थी, लेकिन पहली बार उसने महसूस किया कि उसके शासन में सबसे बड़ी कमी क्या थी। उसने रानी की ओर देखा, जो अब किसी निरीह सत्री की तरह नहीं बल्कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता के रूप में खड़ी थी। दरबार में मौजूद मंत्रीगण, सैनिक और प्रजा, सभी की आंखों में अब रानी के लिए सम्मान था। विक्रांत सिंह ने गहरी सांस ली। उसके मन में द्वंद्व चल रहा था। क्या वह अपने अहंकार को त्याग कर अपने राज्य को नया रूप देने के लिए तैयार था? उसने रानी से कहा, मैंने अब तक जो भी किया वह मेरी मूर्खता थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। रानी ने कुछ पल चुप रहकर उसे देखा, फिर बोली, प्रायश्चित शब्दों से नहीं, कर्मों से होता है। यदि तुम सच में अपने पापों का बोझ हल्का करना चाहते हो तो प्रजा के लिए स्वयं को समर्पित करो। राजा विक्रांत सिंह ने पहली बार अपने सिंहासन की ओर नहीं बल्कि जनता की ओर देखा। उसने महसूस किया कि राजमहल की दीवारों में रहने से अधिक कठिन कार्य है प्रजा की पीड़ा को समझना और उसे दूर करना। उसने निर्णय लिया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी राज्य के कल्याण में लगाएगा। धीरे धीरे राज्य में बदलाव आने लगा। राजा ने अपनी सनक और क्रूरता को त्याग दिया। अब वह रानी के परामर्श से निर्णय लेने लगा। राज्य में प्रजा के हितों को सर्वोपरि रखा जाने लगा। न केवल कानून बदले गए बल्कि न्याय व्यवस्था को भी सुदृढ़ किया गया। समय बीतता गया। राजा विक्रांत सिंह ने अब केवल शक्ति के प्रतीक रूप में नहीं बल्कि एक दयालु शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली। रानी वैदेही के मार्गदर्शन में सुरगढ़ एक समृद्ध राज्य बन चुका था। लोग अब राजा को डर से नहीं बल्कि प्रेम और सम्मान से देखते थे। लेकिन जब परिवर्तन होता है तो विरोध भी उठते हैं। राज्य के कुछ सामंत और पुराने दरबारी राजा के इस बदले हुए स्वरूप से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें भय था कि यदि सत्ता सच में प्रजा के हाथों में आ गई तो उनकी विशेष सुविधाएं समाप्त हो जाएंगी। उन्होंने राजा और रानी के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। एक रात जब राजा और रानी अपने कक्ष में भविष्य की योजनाओं पर विचार कर रहे थे, तभी एक गुप्त संदेशवाहक आया। उसने बताया कि राज्य के कुछ मंत्रियों और सेनापतियों ने मिलकर विद्रोह की योजना बनाई है। वे नहीं चाहते कि राजा अब प्रजा के प्रति दयालु बने। वे पुराने अत्याचारी शासन को फिर से स्थापित करना चाहते थे। राजा और रानी एक दूसरे की ओर देखने लगे। उन्होंने सोचा कि यह परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा। अब उन्हें अपने ही दरबार के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही को यह आभास हो चुका था कि उनके अपने ही दरबारी अब उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगे हैं। वे जानते थे कि यदि समय रहते उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया तो राज्य फिर से पुराने अत्याचार के अंधकार में चला जाएगा। राजा ने अपनी सेना के कुछ वफादार सेनापतियों को बुलाया और उनसे कहा, अब हमें अपने शत्रुओं की पहचान करनी होगी और यह युद्ध अब महल के भीतर लड़ा जाएगा। रानी वैदेही ने अपनी सूझबूझ से उन सभी दरबारियों की एक सूची तैयार की जो राजा के पुराने शासनकाल में विशेषाधिकार भोगते थे और अब उनके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। इनमें कुछ सामंत, सेनापति और राज्य के बड़े व्यापारी भी शामिल थे, जो नहीं चाहते थे कि राजा का बदला हुआ स्वरूप राज्य में स्थायी रूप से स्थापित हो। राजा विक्रांत सिंह ने अपने सबसे विश्वसनीय गुप्तचरों को इन विद्रोहियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भेजा। धीरे धीरे सत्य सामने आने लगा।
ये विद्रोह केवल महल तक सीमित नहीं था, बल्कि राज्य के कई हिस्सों में इसकी जड़ें फैल चुकी थीं। कुछ सेनानायक राजा के खिलाफ बगावत करने के लिए अपनी छोटी छोटी सेनाएं तैयार कर चुके थे। रानी वैदेही ने राजा से कहा, यदि हमने अभी निर्णय नहीं लिया तो ये आग पूरे राज्य में फैल जाएगी और हमारा अब किया हुआ सारा परिश्रम व्यर्थ चला जाएगा। राजा विक्रांत सिंह ने दरबार बुलाया। सभी दरबारी, सामंत और सेनापति वहां उपस्थित थे। राजा ने बड़े शांत स्वर में कहा, मैंने अपने शासन को बदला क्योंकि मुझे अहंकार और अत्याचार का मूल्य समझ में आ चुका है। लेकिन कुछ लोग अब भी अंधकार में जीना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि ये राज्य न्याय और करुणा के मार्ग पर चले। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने आगे कहा, आज मैं उन सभी से केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। क्या तुम इस राज्य का भविष्य रोशनी में देखना चाहते हो या अंधकार में? कुछ दरबारी चुप रहे। कुछ ने आगे बढ़कर राजा के फैसलों का समर्थन किया। वहीं दूसरी ओर वे लोग जो राजा के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, उन्होंने राजा के इस खुले संवाद को चुनौती के रूप में लिया। उनमें से एक सामंत उठकर बोला, महाराज, राज्य तलवार के बल पर चलता है, प्रजा की दया पर नहीं। जो राजा प्रजा से प्रेम करने लगता है वह कमजोर हो जाता है। राजा विक्रांत सिंह ने उसकी ओर देखा और कहा, राज्य तलवार से नहीं, न्याय से चलता है। एक राजा को प्रजा से प्रेम करना चाहिए, लेकिन अगर कोई इस प्रेम को उसकी कमजोरी समझे तो उसे यह भी जानना चाहिए कि यह प्रेम स्वयं में सबसे बड़ी शक्ति है। दरबार के भीतर विद्रोहियों को अब यह समझ में आ गया कि राजा केवल विचारों नहीं बल्कि अपनी रणनीति से भी बलशाली हो चुका है। उन्होंने राजा के खिलाफ खुली बगावत करने की योजना बनाई। अगली रात महल के भीतर षड्यंत्रकारियों की गुप्त सभा हुई। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजा को गद्दी से हटाकर सिंहासन पर किसी ऐसे व्यक्ति को बैठाएंगे जो फिर से राज्य को उनके अनुसार चलाए। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि उनकी इस गुप्त बैठक की हर बात राजा और रानी तक पहले ही पहुंच चुकी थी। राजा और रानी ने तय किया कि वे इस विद्रोह को रोकने के लिए वह आखिरी कदम उठाएंगे जिससे पूरे राज्य को सच्चे न्याय और शांति की राह पर लाया जा सके। राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही ने अपनी रणनीति तैयार कर ली थी। वे जानते थे कि यह लड़ाई केवल तलवारों की नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता की भी थी। उन्होंने अपनी गुप्त सेना को महल के भीतर तैनात किया और कुछ विश्वसनीय सैनिकों षड्यंत्रकारियों के बीच भेज दिया जो उनके विश्वासपात्र बनकर उनकी योजनाओं को समझें। महल के भीतर सन्नाटा था, लेकिन तूफान आने वाला था। अगली रात षड्यंत्रकारी अपनी योजना को अंजाम देने के लिए तैयार थे। वे चाहते थे कि राजा को रात के अंधेरे में बंदी बनाकर महल से दूर भेज दिया जाए ताकि वे गद्दी पर अपने किसी समर्थक को बैठा सकें। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। जैसे ही उन्होंने अपने लोगों को राजा के कक्ष की ओर भेजा, राजा पहले से वहां अपनी सेना के साथ मौजूद था। जैसे ही दरवाजा खुला, सैनिकों ने तुरंत षड्यंत्रकारियों को घेर लिया। उन सभी को आश्चर्य हुआ कि राजा को पहले से ही सब कुछ पता था। राजा विक्रांत सिंह ने अपनी तलवार निकालते हुए कहा, जो अपने ही राज्य के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं वे न केवल राजा के बल्कि पूरी प्रजा के शत्रु होते हैं। विद्रोहियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दरवाजे पर सैनिक तैनात थे। उन्हें पकड़ लिया गया और दरबार में लाया गया। रानी वैदेही पहले से ही वहां मौजूद थी। उन्होंने क्रोधित स्वर में कहा, तुम लोग केवल इस राज्य को अपने स्वार्थ के लिए चलाना चाहते थे, लेकिन राज्य किसी एक व्यक्ति की संपत्ति नहीं बल्कि पूरी प्रजा की धरोहर है। दरबार में खड़े सभी मंत्रियों और सेनापतियों को अब सच्चाई स्पष्ट हो चुकी थी। कुछ षड्यंत्रकारियों ने अपने अपराध स्वीकार कर लिए, लेकिन कुछ अब भी झूठ बोलने का प्रयास कर रहे थे। राजा विक्रांत सिंह ने कहा, जो सच्चा अपराधी है उसे दंड अवश्य मिलेगा, लेकिन जो अब भी अपने किए पर पश्चाताप करना चाहता है उसे एक मौका दिया जाएगा। प्रजा को भी इस घटना के बारे में पता चला। अब उन्हें यकीन हो गया था कि उनका राजा बदल चुका है। राज्य में अब कानून का राज होगा, न कि छल और कपट का। राजा ने उन सभी विद्रोहियों को सजा सुनाई, लेकिन उनके लिए दया भी रखी। जिन लोगों ने अपराध स्वीकार किया उन्हें दोबारा मौका दिया गया कि वे प्रजा की सेवा करके अपने अपराध का प्रायश्चित करें। जिन लोगों ने अब भी हठधर्मिता दिखाई उन्हें कारागार में डाल दिया गया। महल में अब स्थिरता लौट आई थी।
राजा और रानी ने एक नई व्यवस्था की घोषणा की। अब से राज्य में कोई भी निर्णय एक व्यक्ति की मर्जी से नहीं बल्कि जनता की भलाई के अनुसार लिया जाएगा। न्याय और सच्चाई के इस नए युग का प्रारंभ हो चुका था। राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही के प्रयासों से राज्य में शांति लौट आई थी, लेकिन चुनौतियां समाप्त नहीं हुई थीं। महल के भीतर षड्यंत्रकारियों को परास्त करने के बाद अब राज्य के बाहर से भी खतरे आने लगे। पड़ोसी राज्य के राजा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि विक्रांत सिंह ने अपने राज्य को न्याय और प्रजा के हित में संचालित करना शुरू कर दिया था। उसे डर था कि अगर यह विचारधारा उसके राज्य तक पहुंच गई तो उसकी अपनी सत्ता भी खतरे में पड़ जाएगी। इसी भय के कारण उसने सुरगढ़ पर आक्रमण करने की योजना बनाई। राजा विक्रांत सिंह को जैसे ही इस षड्यंत्र की सूचना मिली, उन्होंने तुरंत अपनी सेना को तैयार किया। लेकिन इस बार उनकी रणनीति केवल युद्ध लड़ने की नहीं थी, बल्कि वह युद्ध को टालकर समस्या का समाधान निकालना चाहते थे। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान दूत को पड़ोसी राज्य के राजा के पास भेजा और संदेश दिया कि यदि कोई असहमति है तो उसे युद्ध के मैदान में नहीं बल्कि संवाद से सुलझाया जाए। पड़ोसी राज्य का राजा यह सुनकर क्रोधित हो गया। उसने संदेशवाहक को लौटा दिया और कहा कि अगर विक्रांत सिंह को अपनी सत्ता बचानी है तो उन्हें युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। राजा विक्रांत सिंह ने दरबार में अपने मंत्रियों और सेनापतियों के साथ इस विषय पर विचार किया। कुछ सेनापति चाहते थे कि बिना देर किए शत्रु पर आक्रमण कर दिया जाए, लेकिन रानी वैदेही ने एक अलग सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध टालना ही सबसे बड़ी जीत होगी। अगर युद्ध लड़ा गया तो चाहे जो भी जीते, लेकिन हानि दोनों राज्यों की होगी। राजा विक्रांत सिंह ने रानी की बात को समझा और एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने जासूसों को पड़ोसी राज्य में भेजा ताकि वहां की जनता की स्थिति को समझा सके। जो समाचार वे चौंकाने वाले थे। पड़ोसी राज्य की जनता अपने राजा से असंतुष्ट थी। वहां के राजा ने केवल अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए कर बढ़ा दिए थे और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए किसानों और व्यापारियों को भारी करों से दबा दिया था। राजा विक्रांत सिंह ने यह अवसर समझा और एक नई रणनीति बनाई। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं को सुरक्षित किया, लेकिन युद्ध की कोई तैयारी नहीं की। इसके बजाय उन्होंने अपने राज्य की समृद्धि और न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करने वाले संदेश पड़ोसी राज्य में गुप्त रूप से भिजवाने शुरू कर दिए। वहां की जनता ये जानकर हैरान थी कि सुरगढ़ में अब न्यायपूर्ण शासन चल रहा है, जबकि वे खुद अभी भी अत्याचार सह रहे हैं। धीरे धीरे ये विचार वहां के सैनिकों तक भी पहुंच गया। कुछ महीनों के भीतर पड़ोसी राज्य की जनता के बीच असंतोष फैलने लगा। जब वहां के राजा ने देखा कि उसकी सेना और प्रजा अब उसके प्रति निष्ठावान नहीं रही तो डर गया। उसने सोचा कि अगर वह युद्ध करेगा तो उसकी अपनी सेना ही उसका साथ छोड़ सकती है। ये डर उसे अंदर ही अंदर कमजोर करने लगा। आखिरकार उसने सुरगढ़ पर आक्रमण करने का विचार त्याग दिया। उसने अपने दरबार में विक्रांत सिंह को शांति वार्ता के लिए बुलाया। राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही वहां पहुंचे, लेकिन इस बार वे विजेता की तरह खड़े थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि युद्ध की कोई आवश्यकता नहीं। यदि दोनों राज्य मिलकर व्यापार और सहयोग करें तो दोनों की समृद्धि बढ़ सकती है। पड़ोसी राजा के पास अब और कोई उपाय नहीं था। उसने शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए और पहली बार महसूस किया कि असली शक्ति तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और प्रजा के विश्वास से आती है। सुरगढ़ की जनता ने इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। ये पहली बार था जब बिना रक्त बहाए एक युद्ध जीता गया था। विक्रांत सिंह और वैदेही ने यह सिद्ध कर दिया कि एक राजा केवल तलवार चलाने वाला योद्धा नहीं बल्कि एक दूरदर्शी और संवेदनशील नेता भी होता है। समय बीतने के साथ सुरगढ़ और पड़ोसी राज्य के बीच मित्रता और व्यापार बढ़ने लगा। जनता अब निडर होकर जीवन यापन कर रही थी। शांति और समृद्धि के इस दौर में राजा राज्य के विकास पर ध्यान देना शुरू किया। उन्होंने खेती, व्यापार और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नए नियम बनाए। रानी वैदेही ने महिलाओं के अधिकारों के लिए एक नई नीति बनाई। अब महिलाएं भी राज्य के निर्णयों में भाग ले सकती थीं। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार मिला और वे अपने परिवार के व्यापार में योगदान देने लगीं। यह परिवर्तन पूरे राज्य के लिए क्रांतिकारी था। धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इसकी चर्चा होने लगी। इस बीच महल में एक अप्रत्याशित घटना घटी।
राजा विक्रांत सिंह के एक पुराने शत्रु ने, जिसे वर्षों पहले निर्वासित कर दिया गया था, वापसी की योजना बनाई। वह गुप्त रूप से राज्य में घुसा और उसने महल के कुछ रक्षकों और दरबारियों को अपने पक्ष में कर लिया। उसकी योजना थी कि वह महल के भीतर से ही विद्रोह कर राजा को हटाने की कोशिश करेगा। राजा को जब इस षड्यंत्र की भनक लगी तो उन्होंने तुरंत अपनी गुप्तचर सेना को सक्रिय कर दिया। लेकिन इस बार राजा ने प्रत्यक्ष रूप से कोई आक्रामक कदम नहीं उठाया। उन्होंने पहले षड्यंत्रकारियों को समझने और उनकी योजनाओं को उजागर करने की कोशिश की। रानी वैदेही ने सुझाव दिया कि महल के भीतर ही एक ऐसा खेल खेला जाए जिससे शत्रु स्वयं को उजागर कर दे। राजा ने सभी दरबारियों और सैनिकों को एक विशेष भोज में आमंत्रित किया। भोज में राजा ने एक घोषणा की, सुरगढ़ को अब एक नया सेनापति चाहिए जो हमारी सेना को और मजबूत करे और राज्य की रक्षा को और अधिक सशक्त बनाए। ये सुनते ही षड्यंत्रकारी उत्साहित हो गए। वे सोचने लगे कि यदि उनका व्यक्ति इस पद पर आ गया तो उनकी योजना और सरल हो जाएगी। भोज के दौरान उन्होंने अपने विश्वास पात्रों से बात करना शुरू किया, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि महल में राजा के गुप्तचरों ने उनकी हर बात को सुनने की व्यवस्था कर रखी थी। जैसे ही उनकी योजना पूरी तरह उजागर हुई, राजा विक्रांत सिंह ने एक चौंकाने वाली घोषणा कर दी। हम जानते हैं कि महल के भीतर ही कोई ऐसा है जो राज्य को भीतर से तोड़ने की साजिश कर रहा है, और वह व्यक्ति अब स्वयं ही सामने आएगा। इतना सुनते ही षड्यंत्रकारी घबरा गए। उनमें से कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ उठकर बाहर जाने लगे, लेकिन महल के द्वार पहले ही बंद किए जा चुके थे। राजा ने कहा, जो सच्चा है उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन जो दोषी है वह बच नहीं पाएगा। रानी वैदेही ने एक संकेत दिया और गुप्तचरों ने उन सभी को घेर लिया जिन्होंने षड्यंत्र में भाग लिया था। धीरे धीरे हर गुनहगार पकड़ा गया और सच्चाई सामने आ गई। राजा विक्रांत सिन्हा ने राज्य की रक्षा केवल तलवार से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और नीतियों से भी जाती है। हमने युद्धों को रोका, लेकिन अगर महल के भीतर ही गद्दारी हो तो उसे सहन नहीं किया जा सकता। विद्रोहियों राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही ने राज्य को एक नई दिशा में ले जाने का संकल्प लिया था। उन्होंने अपनी प्रजा को केवल शांति और समृद्धि ही नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता का भी मार्ग दिखाया। सुरगढ़ अब एक ऐसा राज्य बन चुका था जहां न्याय ही शासन की नींव थी, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिलता था और जहां राजा और रानी को केवल शासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक के रूप में देखा जाता था। समय के साथ राजा विक्रांत सिंह ने अपनी जिम्मेदारियां युवाओं को सौंपनी शुरू कर दी। उन्होंने शिक्षा को इतना मजबूत बना दिया कि राज्य का हर नागरिक अपनी बुद्धि और कौशल से आगे बढ़ सके। उन्होंने सैनिकों को केवल युद्ध के लिए नहीं बल्कि समाज की रक्षा और सेवा के लिए प्रशिक्षित किया। व्यापारियों को नए अवसर दिए गए, किसानों को बेहतर साधन मिले और कलाकारों को अपनी प्रतिभा निखारने का अवसर मिला। एक दिन जब राजा और रानी अपने महल की बालकनी से राज्य को देख रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि अब उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है। उन्होंने एक आखिरी निर्णय लिया। अब समय आ गया था कि वे अपनी संतान को शासन सौंपें और स्वयं शेष जीवन ध्यान और साधना में बिताएं। राज्यसभा में इस निर्णय की घोषणा की गई। पूरा दरबार स्तब्ध था, लेकिन राजा और रानी की दृष्टि में संतोष था। उन्होंने कहा कि एक राजा का सबसे बड़ा धर्म अपनी सत्ता को छोड़कर भी राज्य की भलाई के बारे में सोचना होता है। कुछ दिनों बाद एक भव्य समारोह में युवराज ने गद्दी संभाली। राजा विक्रांत सिंह और रानी वैदेही ने अपने जीवन का नया अध्याय शुरू किया। वे अब महलों से दूर एक शांत स्थान पर चले गए जहां वे ज्ञान, साधना और प्रजा की सेवा में जीवन व्यतीत करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन सुरगढ़ की दीवारों पर उनकी कहानियां गूंजती रहीं। लोग उन्हें केवल एक राजा और रानी के रूप में नहीं बल्कि ऐसे मार्गदर्शकों के रूप में याद करने लगे जिन्होंने अपने राज्य को केवल तलवार से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि, नीति और करुणा से एक नया रूप दिया था।